हेलो स्टूडेंट्स, डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यह टॉपिक इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हमें रटना नहीं है, गहराई से समझना है। किसी चीज को गहराई से समझने से हमारा दिमाग का समझ भी विकसित होता है, जिसका उपयोग हम अपने पढ़ाई में कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए देर किए बिना इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में अपने चारों ओर के रंग बिरंगा वस्तु को देखते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन के कारण ही संभव है। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। हम केवल उन वस्तुओं को ही देख पाते हैं जो वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब, सूर्य, तारा इत्यादि। जिससे प्रकाश निकलता है उसी वस्तु को हम देख पाते हैं सूर्य की अनुपस्थिति में या कोई बाह्य सोर्स की अनुपस्थिति में। और यदि वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है तो हम उस वस्तु को तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कोई दूसरा प्रकाश के स्रोत से उस वस्तु पर प्रकाश ना पड़े। आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले देखिए, ये जो वस्तु है कैसा है, काला है। इस वस्तु से प्रकाश परावर्तन इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का अवशोषण होता है, जिसके कारण यह वस्तु गर्म हो जाती है। किस कारण से है? यह वस्तु ब्लैक कलर का, इसीलिए। ये वस्तु कैसा है? पारदर्शी है। इसमें जब प्रकाश आता है तो प्रकाश का संचरण होता है, गमन हो जाता है, क्योंकि पारदर्शी पदार्थ है। ये कैसा वस्तु है? समतल, चमकदार है। इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। हम तीन वस्तु में देखें। पहला वस्तु ब्लैक कलर का था, प्रकाश अवशोषण हुआ उसमें। दूसरा में देखें पारदर्शी वस्तु था, उसमें प्रकाश संचरण हुआ, गमन हुआ। इसमें हम देखें चिकना है, अपारदर्शक है, समतल है, तो प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तीन वस्तु में तीन कंडीशन हम देखें। एक सामान्य सा वस्तु हम लेते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें परावर्तन भी हो जाता है, अपवर्तन भी हो जाता है और संचरण भी हो जाता है। कोई सामान्य वस्तु देखिए, एक काला वस्तु है। इसमें जब प्रकाश आया तो क्या हुआ? प्रकाश का अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। ये देखिए पारदर्शक वस्तु है, पारदर्शक। इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का संचरण हो जाता है। ये देखिए, यह पारदर्शक, चमकीला, समतल है। इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो ये परावर्तन हो जाता है। ये तीन वस्तु हम देखें, ये वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु। एक डी वस्तु में हम क्या देखें? ये तीनों चीज पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन को ये, ट्रांसमिशन को टी और रिफ्लेक्शन को आर। इसे एक वर्ड बन जाता है आर, ये टी। आर फॉर रिफ्लेक्शन, ये फॉर एब्जॉर्प्शन, टी फॉर ट्रांसमिशन, रेट। ये तीन चीज होता है इस प्रकार का अलग अलग वस्तु में। और एक वस्तु हम देखें, सामान्य वस्तु। इसमें क्या हो गया? आया प्रकाश, कुछ परावर्तन भी हुआ, आया प्रकाश, कुछ संचरण भी हुआ, आया प्रकाश, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। और यहां से यदि एनर्जी आता है, प्रकाश क्या है? एनर्जी है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं 100% आता है। तो इसको तीनों को हम जोड़ेंगे तो 100% एनर्जी आएगा।
आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, इसके पहले हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये चीज को हम देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्वेश्चन के रूप में ही हम लिख देते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीला सतह पर पड़ता है तो प्रकाश पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। ये प्रकाश आया, इस पुनः इसी माध्यम में लौट आया। ये हवा से प्रकाश आया और पुनः हवा में ही वापस लौट आया। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है। प्रकाश जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा है। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। देखिए एक कैंडल लेते हैं हम। ये परावर्तक सतह है, चमकीला है। यहां से प्रकाश आया, ऐसे आया। यहां से प्रकाश आया, ऐसे आया। यहां एक व्यक्ति खड़ा है जिसका केवल हम आंख दिखा रहे हैं इस व्यक्ति का। एक ऐसा है, ये कैंडल है। यहां एक वस्तु है, यहां से प्रकाश आता है। इस तरह से ऐसे परावर्तन होता है। ऐसे आया, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। देखिए इस व्यक्ति को इस वस्तु में ये मोमबत्ती इसको दिखाई देता है। ये जो देखता है यहां पर, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है और यह व्यक्ति इस प्रतिबिंब को देखता है। लेकिन ये व्यक्ति जो देखता है यहां पर, तो यही वस्तु दिखाई देता है इसको। ये जो वस्तु है, यही वस्तु इसको दिखाई देता है। इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है और ये कैंडल इसको दिखाई नहीं देता है। तो क्या कारण है जो इस व्यक्ति को ये कैंडल इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को यह कैंडल इसमें दिखाई इसको नहीं दे रहा है? तो कारण ये है
कि यहाँ जो प्रकाश परावर्तन हो रहा है ये नियमित रूप से हो रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यह नियमित रूप से हो रहा है। इस कारण से इस व्यक्ति को इस वस्तु में ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये व्यक्ति इस वस्तु में यह मोमबत्ती दिखाई देता है। ये कारण है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें नियमित परावर्तन हुआ लेकिन इसमें नियमित परावर्तन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो ऐसा ये है कारण कि ये जो है परावर्तक सतह चमकीला है, प्रकाशीय समतल है। प्रकाशीय समतल का अर्थ है पूर्ण रूप से समतल है यह वस्तु, लेकिन ये पूर्ण रूप से समतल नहीं है। नजदीक जाकर हम देखते हैं तो खुरदरा दिखाई देता है यह वस्तु में। जैसे दीवार में प्लास्टर किया हुआ को हम दूर से देखते हैं तो समतल दिखाई देता है, लेकिन नजदीक जाके आप देखते हैं तो खुरदरा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से यह वस्तु है। इसलिए इस व्यक्ति को हम देखते हैं, यह व्यक्ति इस वस्तु को देखता है तो यही वस्तु दिखाई देता है। अभी हम किसी को देख रहे हैं, दीवार को या कोई चीज को, वो खुरदरा है, उस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो हमको उस वस्तु में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। जहां से प्रकाश आ रहा है वह वस्तु हमको दिखाई उस वस्तु में नहीं दे रहा है, क्योंकि वह वस्तु खुरदरा है। लेकिन वही हम दर्पण में देखते हैं तो उस दर्पण में सूर्य हमको दिखाई देगा, जहां से प्रकाश उस दर्पण में पड़ रहा है। इसी तरह से यहां से प्रकाश पड़ रहा है इस वस्तु में तो हमको प्रकाश स्रोत दिखाई दे रहा है इसको, लेकिन यहां पर प्रकाश स्रोत दिखाई इसको नहीं दे रहा है। कारण क्या है? खुरदरा होने के कारण। इस प्रकार से यहां खुरदरा इस वस्तु में होता है। तो जब प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन यहां से ऐसे हो जाता है, यहां पड़ा ऐसे हो जाता है। इस प्रकार से अनियमित रूप से खुरदरा होने के कारण हो जाता है। तो ये नियमित पैटर्न में बना प्रकाश का परावर्तन, इसलिए इसको नियमित परावर्तन कहते हैं और इसको हम अनियमित कहते हैं। नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन हम देखें यहां पर। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसके पहले हम जो भी पढ़े इसी परावर्तन के नियम को ठीक से समझने के लिए पढ़ें। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम समझते हैं। इसका नियम है प्रकाश का। प्रकाश का परावर्तन के नियम। पहला नियम कहता है परावर्तन कोण परावर्तन कोण अपतन कोण के बराबर होता है। इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इस वाक्य में क्या क्या शब्द है। तो पहला है परावर्तन कोण, इसको समझेंगे। दूसरा आपतन कोण, इसको समझेंगे। तो समझते हैं। ये एक परावर्तक सतह हम लेते हैं। ये परावर्तक सतह देखिए, ये है परावर्तक सतह, इस प्रकार का रखा हुआ है।
इसको सामने से देखते हैं तो एक लाइन हमको दिखाई देता है, वही लाइन को यहाँ पर हम पिक्चर बनाए हैं। अब देखिए यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है। ये स्रोत कुछ भी हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है। सिर्फ प्रकाश इस वस्तु से इस परावर्तक सतह में आना चाहिए। तो यहां से प्रकाश आ रहा है। अब देखिए इस परावर्तक सतह में यहां पर हिट किया, यहां पर टकराया। इस परावर्तक सतह में जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। कौन चीज से? और ये वो बिंदु जो है तो आपतन बिंदु बोलते हैं, या आपतन बिंदु। और यहां से किरण का आपतन हुआ, यहां से किरण आया, इसीलिए इस किरण का नाम होगा आपतन किरण, आपतन किरण। बात स्पष्ट है? अब क्या होगा, इस बिंदु पर जब टकराया परावर्तक सतह में तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन की तरफ होगा, इसी को हमको समझना है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इस परावर्तक सतह से इस बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं। लंब खींचे, इसी को हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। अब देखिए ये आपतन किरण और ये अभिलंब के बीच क्या बना? एक कोण बना। किसके किसके बीच बना कोण? अभिलंब के बीच। आपतन किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का पहला अक्षर आई से हम इस कोण को सूचित करते हैं, आई। तो ये कोण का नाम क्या हुआ? आपतन कोण। यही लिखा हुआ है आपतन कोण। समझ में आ गया होगा आपतन कोण कैसे बना? कोण दो रे से बनता है, दो किरण से बनता है। एक यहां हो गया आपतन किरण और एक अभिलंब हो गया, ठीक। ये दोनों से एक कोण बन गया। अब परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है, प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह में पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। तो ये जो परावर्तन होता है वो कितना होगा? ये होगा परावर्तन, ऐसे जाएगा किरण या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो इस दिशा को हम कैसे, किसके रेफरेंस से हम देखेंगे? ये अभिलंब से हम देखेंगे। ये देखिए, ये कोण देखिए, ये कोण देखिए, ये कोण देखिए। अभिलंब से कितना झुका हुआ रहेगा परावर्तन किरण? तो कितना झुका हुआ रहेगा, यही वाक्य हमको बताता है, यही नियम हमको बताता है कि इस अभिलंब से ये जो परावर्तन किरण है कितना झुका हुआ रहेगा। तो कितना झुका हुआ रहेगा? कहता आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये है कि जितना डिग्री ये होगा आपतन कोण, उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा, उतना ही झुका हुआ रहेगा। तो ये यदि 30 डिग्री का होगा तो यहां से 30 डिग्री का हम कोण बनाएंगे और उतना ही झुका हुआ रहेगा। ये बता दिया ये लाइन। तो हम समझते हैं कि इसका नियरेस्ट ये 30 डिग्री होगा, तो इसको हम 30 डिग्री सपोज कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री इसके साथ कोण बना है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं।
ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये आई डिग्री, तो ये कोण को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन रे होता है ये। तो रिफ्लेक्शन को पहला अक्षर आर से हम सूचित करेंगे, तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आर क्या है? परावर्तन कोण। तो इस नियम के अनुसार आई इजकल टू आर होगा। क्या होगा? आई इजकल टू आर। कोण आई इजकल टू कोण आर। यही कहता है प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम, कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराएगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। यही है परावर्तन का पहला नियम। तो पहला नियम से क्या पता चला कि ये जो परावर्तन किरण है अभिलंब से कितना झुका हुआ रहेगा। तो एक प्रकार का ये दिशा पता चला, डायरेक्शन पता चला परावर्तन किरण का। किस नियम से? इस नियम से। लेकिन क्या ये डायरेक्शन से निश्चित हो पाएगा कि परावर्तन किरण किस तरफ जाएगा? एक दिशा का निश्चित हो पाएगा, लेकिन एक दिशा का निश्चित नहीं हो पाएगा। क्या निश्चित नहीं हो पाएगा? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये सपोज कीजिए आपतन किरण, अभिलंब और ये परावर्तन किरण। ठीक, अब देखिए, ये तो पहला नियम बताया कि ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, लेकिन ये तो नहीं बताया कि 30 डिग्री किस तरफ से होगा। इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, या इस तरफ से होगा। किस तरफ से होगा ये परावर्तन के पहला नियम से पता नहीं चला। इसलिए ठीक ठीक पोजीशन पर परावर्तन किरण को हम नहीं पहला नियम से बता सकते हैं कि यह किरण किस तरफ जाएगा परावर्तन होकर। इस तरफ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। सिर्फ झुका हुआ कितना जाएगा वो सिर्फ पता चलेगा पहला नियम से। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका दूसरा नियम, और वही दूसरा नियम से पता चल जाएगा ठीक पोजीशन में कि ये परावर्तन किरण किस तरफ जाएगा। दूसरा नियम से, पहला नियम से नहीं पता चला, इसीलिए दूसरा नियम दिया गया। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? ये दूसरा नियम कहा। क्या बोला? आपतन किरण, परावर्तन किरण। आपतन किरण कौन हुआ? ये हुआ। परावर्तन किरण कौन हुआ? ये हुआ परावर्तन किरण। ये हम लिख देते हैं। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु कौन हुआ? वो हुआ। और इसी बिंदु पर देखिए ये अभिलंब, ये कहता तीनों एक ही तल में होगा। अब प्रश्न उठता है कि तल कौन सा होगा? ये तो हम समझे कि तीनों एक ही तल में होगा, लेकिन तल क्या चीज होता है? कौन सा तल हुआ? ये चीज को हम समझते हैं। ये देखिए, ये परावर्तक सतह हुआ। तल क्या चीज होता है? सतह को तल कहते हैं। परावर्तक किरण, आपतन किरण ये हुआ, परावर्तन किरण ये हुआ, अभिलंब ये हुआ। और ये तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो क्या इसी तल के बारे में सेकंड नियम बता रहा है? इस कंफ्यूजन को दूर करना है। ये तल जो होता है ये तल नहीं है। यहां तो दिख रहा है कि ये तीनों एक ही तल में होगा, ये दिख रहा है। आपतन किरण, अभिलंब और ये परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में दिख रहा है, लेकिन इस तल के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहां एक वस्तु है
जैसे ये है वस्तु, ये देखिए इस वस्तु का तल ये हुआ और ये तीनों इसी तल में कहता होगा, तो तल हम कैसे देंगे? ये तीनों ऐसे देखिए, ये तीनों एक ही तल में हुआ। ये कह रहा है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखिए ये जो किरण है, परावर्तन किरण, ये तो अब कंफर्म हो जाएगा कि किस दिशा में जाएगा। पहले कंफर्म नहीं हो रहा था। क्या कंफर्म नहीं हो रहा था? कि ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, या इस तरफ जाएगा, या इस तरफ जाएगा। ये कंफर्म हो रहा था पहले नियम से, कितना झुका हुआ जाएगा सो। लेकिन इधर से ये नहीं हो रहा। अब क्या है, दो बात ध्यान में रखना है और ये किरण को पोजीशन फिक्स करना है। पहला क्या ध्यान में रखना है? अभिलंब से उतना ही झुका हुआ होना चाहिए जितना कि ये आपतन किरण झुका हुआ अभिलंब से, परावर्तन के पहला नियम से के अनुसार। तो झुका दिए हम, उतना ही झुका है जितना ये झुका हुआ उतना है ये, क्योंकि पहला नियम कहता है दोनों कोण बराबर होना चाहिए। ये बात को हम ध्यान में रखें। दूसरा बात को ये ध्यान में रखें कि ये जो होगा वही तल में होगा जो ये दोनों तल में है, क्योंकि तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो ये दोनों का तल क्या हुआ? ये देखिए ये तल, ये दोनों का तल देखिए एक ही तल में है ये दोनों। तो तीसरा जो होगा आप परावर्तन किरण, वो भी इसी तल में होगा। तो कैसे हम इसको रखें? तो इसको हम इसी तरह से रखना होगा, तभी ये तीनों एक ही तल में होगा। यदि हम रखते हैं ऐसे, तो देखिए ये दोनों एक तल में है, लेकिन ये परावर्तन किरण एक तल में नहीं है, तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यहां लागू नहीं हो रहा है। यदि इसको हम ऐसे रखते हैं तो भी लागू नहीं होगा। देखिए एक तल में है ये, एक तल में है ये आपतन किरण और अभिलंब, लेकिन ये इस तल में नहीं है, लागू नहीं हो रहा है। तो हम किस तरफ रखेंगे? इस तरफ रखेंगे, तो ये तीनों एक ही तल में होगा और ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम समझे। दोनों नियम कैसे, किस प्रकार, दोनों नियम से हमको ये पता चला कि परावर्तन किरण किस दिशा में जाएगा। ये दोनों नियम यही हमको बताया, परावर्तन किरण किस दिशा में जाएगा। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण, वो कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये सब चीज हम डिटेल से समझेंगे।